सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। जैसा कि हम शुरू करने जा रहे हैं घर घर आयुर्वेद सीरीज, उसी सीरीज में ये सबसे पहली वीडियो है। यानी कि आयुर्वेद के बारे में हम आज बेसिक जानेंगे कि यह होता क्या है और किस तल से इसकी शुरुआत होती है। आयुर्वेद काफी सूक्ष्म यानी कि बहुत ही बारीक और गूढ़ विज्ञान है, यानी काफी डीप रिसर्च है। ये डीप इसलिए है कि आसपास की प्रकृति से लिया हुआ है, यानी कि संपूर्ण प्रकृति से इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये प्रकृति में ही हमारा शरीर है। हम भी इसी नेचर के अंदर आते हैं। इस शरीर का डेवलपमेंट, इसका निर्माण, इसका पोषण, इसका पालन, अंत तक, शुरू से अंत तक सब कुछ प्रकृति में ही होता है। प्रकृति में जन्म लेता है, प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। तो यदि प्रकृति को अच्छे से समझ लिया जाए, नेचर को अच्छे से समझ लिया जाए, तो शरीर को भी समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और दूसरी भाषा में कहूँ तो आयुर्वेद एक सहज, बहुत ही सरल विज्ञान है। मैंने अभी कहा गूढ़ विज्ञान है और फिर मैं अभी कह रहा हूँ कि सरल विज्ञान है। सरल इसलिए कि हम बड़ी ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़े बड़े कोई मेडिकल नाम वाम ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, वो औषधियों के अंदर आता है, कुछ नाम वाम होंगे जो आप औषधियाँ नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ समझने की बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेद को समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमें नेचर को समझना पड़ेगा आयुर्वेद को समझने के लिए। आयुर्वेद को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी, ये जो आप समझ रहे होंगे कि कहीं मैं वात और पित्त और कफ की बात कर रहा हूँ, ये नहीं, ये तो एक इसका अंग है जो कि लक्षण के अंदर आता है। 3 कैटेगरी में सबसे पहली चीज आती है हेतु। हेतु अर्थात उसका मुख्य कारण, यानी रोग होने के क्या क्या कारण है, हेतु में ये आता है। फिर उसके बाद आता है लिंग, यानी कि लक्षण। लिंग का अर्थात गुण होता है। लिंग के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन एक उसका अर्थ होता है गुण। जैसे शिवलिंग, तो शिव के गुण युक्त वो चीज है, शिव के जैसी वो चीज है, तो उसे शिवलिंग कहा जाएगा। यहाँ पर कई लोग शिवलिंग का अर्थ कोई और वाला लिंग जोड़ लेते हैं, तो वो अनुचित है, क्योंकि एक ही अर्थ के, यानी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर पहला हेतु, कारण, दूसरा लिंग यानी उसके क्या क्या लक्षण हैं, और तीसरा आता है औषधि, यानी कि उसका इलाज दवाइयों से। तो मुख्य आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल कहेंगे वो यही है। ये 3 कैटेगरी है उसकी, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य सूत्र, यानी कि औषध सूत्र जिसको कहेंगे। सबसे पहले उसके कारण को, निदान परिमार्जन की बात करता है आयुर्वेद। निदान का अर्थात जो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो मूल जड़ आ रही है ना, जहाँ से रोग बन रहा है, जहाँ से बीमारी हो रही है, उसको कट आउट कर दो, हटा दो। फिर उसके बाद आता है लिंग सूत्र, यानी उसके क्या क्या लक्षण है, जिसमें वात पित्त कफ रजस तमस ऐसी चीजें आती हैं। अभी हम थोड़ा डीप में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है द्रव्य, यानी कि औषधियां, क्या क्या दवाइयां और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हेतु सूत्र की। हेतु सूत्र यानी कि कारण, यानी कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बीमारियों के। तो उसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहला काल, यानी कि समय, टाइम। दूसरा आता है इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ यानी हमारी सेंसेस, जितने भी आंख, नाक, जिह्वा, ये 5 इंद्रियां हैं जो कि हमें अनुभूति कराती हैं किसी भी चीज की। तो ये आता है सेंसेस, दूसरे वाले में इंद्रियार्थ। और तीसरा आता है कर्म इंद्रियार्थ, यानी काम करने वाले, जो कि किसी चीज की अनुभूति तो नहीं कराते लेकिन कर्म में हमारा सहयोग देते हैं, जैसे हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये सब जो चीजें होती हैं ये कर्म इंद्रियों के अंदर आती हैं। तो तीसरा जो उसकी कैटेगरी है कर्म इंद्रियार्थ, यानी कि रोग के जो कारण है ना, ये 3 चीजें होती हैं। और फिर से इन तीनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में कौन सी? अति योग, मिथ्या योग या हीन योग। अब इसको आप समझने के लिए बड़ी आसानी है, मैं आसानी से आपको बहुत ही सहज तरीके से समझाऊंगा। तो काल, काल यानी कि समय। समय कैसा होता है? सर्दी, गर्मी, बरसात, ये 3 प्रकार के समय होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। ऐसे तो बहुत है, सुबह शाम, बाकी, लेकिन बेसिक तौर पे हम समझते हैं तो सर्दी, गर्मी और बरसात 3 ऋतुएं होती हैं। इसे ही 3 समय कहा गया है। फिर इन तीनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, या अति योग, मिथ्या योग, हीन योग, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको बड़ी सहजता समझाऊंगा मैं आपको, भले ही आपको ये अति योग या हिंदी की जो भाषा समझ में, क्योंकि मेन बात ऐसी हो गई है ना कि हम ना अंग्रेज रहे हैं ना हिंदी रहे हैं, हिंदुस्तानी रहे हैं। ना पूरी हमें अंग्रेजी ही आ जाती है, ना पूरी हमें हिंदी शुद्ध आती है, बीच बीच के रह गए हैं, दोनों मिला जुला के खिचड़ी पका के बोलते हैं। तो इसीलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि आप अति योग, मिथ्या योग, तो उसे मैं बड़ी सहजता से आपको समझाऊंगा। तो काल क्या होता है? काल बेसिकली आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकार का समय होता है। वर्षा, सर्दी और गर्मी। बरसात की बीमारी, बरसात से बीमारियां हो सकती हैं, सर्दी से बीमारियां हो सकती हैं ज़्यादा ठंड लगने से,
या उष्णता गर्मी से बीमारियां हो सकती हैं। तो ये 3 बेसिक काल बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। अब इस काल का अतियोग क्या होता है? अतियोग का अर्थात हुआ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, वर्षा ऋतु में बहुत ही ज्यादा बारिश, अति हो गई उसकी बारिश की, एक्सट्रीम, मतलब इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि जितनी होनी नहीं चाहिए थी, तो उसने फिर ज्यादा हमें समस्या दे दी। या गर्मी के समय में क्या हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, तापमान 50 के आसपास चला गया, तो उससे भी हमें बीमारियां हो सकती हैं या होने की पूरी संभावना रहती है। इसे कहते हैं अति योग, यानी काल का अति योग, समय का अति योग हो गया। वर्षा ऋतु काफी ज्यादा हो गई, सर्दियां काफी ज्यादा पड़ गई, गर्मियां काफी ज्यादा पड़ गई, तो ये हो गया अति योग। अब हीन योग, हीन योग का अर्थात हुआ बरसात के मौसम में बरसात ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, बहुत कम पड़ी, कभी कभार हुई। गर्मियों के मौसम में गर्मियां उस प्रकार से पड़ी ही नहीं, मौसम सामान्य रह गया, यानी कि 20-25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रह गया। या सर्दियों में सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ी नहीं। जब सर्दियां बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, जठराग्नि मंद ही रहेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सर्दियां पड़ती है, जितना ज्यादा हेमंत ऋतु आती है एक्सट्रीम पोजीशन में, अपने बिल्कुल चरम सीमा पर, उतना ही ज्यादा हमारा पाचन अच्छा होता है। तो सर्दियां ज्यादा होंगी नहीं तो हमें पाचन उतना अच्छा होगा नहीं, तो इस कारण से भी हमें बीमारियां हो सकती हैं। फिर आता है मिथ्या योग। मिथ्या योग कंफ्यूजन की तरह हो सकता है एक तरह से, जैसे सर्दियों के समय में अधिक बरसात का होना या बरसात का होना, गर्मियों के समय में थोड़ी ज्यादा मात्रा में, यानी कि तापमान काफी ज्यादा 20 के नीचे रहे, थोड़ी ज्यादा सर्दियां पड़ना, इस प्रकार से। तो ये सभी मिथ्या योग, यानी किसी ऋतु में किसी ऋतु की जो लक्षण है वो दिखाई पड़ना। गर्मियों में बहुत ज्यादा बरसात होना, बरसात के सीजन में ज्यादा गर्मियां पड़ना, तो इसे कहा जाता है मिथ्या योग। तो सीजन अपने अनुकूल नहीं होगा तो बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। हेतु सूत्र के अंदर हमने सबसे पहला देखा, यानी रीजंस के अंदर हमने सबसे पहला देखा काल, यानी कि समय की किस प्रकार से खराबी होने के कारण में बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा अब आता है इंद्रियार्थ, यानी हमारी सेंसेस, आंख, नाक, जिह्वा, इन सब के गड़बड़ होने के कारण, यानी कि इन सब में वही 3 कैटेगरी आती है, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारी जिह्वा है, बिल्कुल भोजन ही ना करें तो क्या होगा, बीमारियां होंगी, होने की पूरी संभावना रहेगी। दूसरा, भोजन बहुत ज़्यादा कर लें तो ये अति योग हो जाएगा, जो बिल्कुल ना करें तो वो हीन योग हो जाएगा। मिथ्या योग, गड़बड़ भोजन करें, जो हमें नहीं करना चाहिए उसे खाएं, यानी कि जो हमारे हिसाब से नहीं है, हमारा मान लीजिए पाचन खराब है और हम भारी आहार खा रहे हैं, तीखा, मिर्च, मसाला, ये सब चीज़ें खा रहे हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये सब जो फास्ट फूड वगैरह जो सेवन करेंगे तो ये होगा मिथ्या योग। इसी तरह से उदाहरण के तौर पर आंखों का लें, यानी सेंसेस के अंदर ही आती हैं ये। तो हम जब बहुत कम काम करते हैं आंखों से, बिल्कुल इसका यूज नहीं करते हैं, बहुत नाम मात्र का, तो वो हो जाता है हीन योग। बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप दिन भर देखते रहते हैं, तो वो हो जाता है अति योग। और मिथ्या योग में हम गलत चीज़ें जो देखते हैं आंखों से, जैसे कोई भी गलत चीज़ देखेंगे, गलत दृश्य देखेंगे, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होती हैं मिथ्या योग। फिर जो तीसरा विभाग आता है वो होता है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां यानी हाथ, पांव, गुदा, यानी जहाँ से स्टूल पास करते हैं, लिंग, पीनस और वाणी, ये सब चीजों के भी अति योग, हीन योग और मिथ्या योग होते हैं, उसके कारण बीमारियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो हमारा मल मार्ग है, गुदा है, वो मल साफ करने के लिए, तो हम मल साफ ही ना करें, यानी कि अपने स्टूल पास करने ना जाएं, लैटरिन ना जाएं, तो उससे क्या होगा, वो हीन योग हो जाएगा। या बार बार ही उसको यूज़ करें या अच्छे से पेट क्लियर ना हो तो उसको फिर बार बार, या फिर ज़बरदस्ती किसी को ऐसा लगता है कि पेट क्लियर हो जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि मोशन अभी होगा, तो वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उस पर प्रेशर डालता है एनस पे, तो उसके कारण फिर जैसे बवासीर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो वो अति योग हो गया। मिथ्या योग, समय पे ना जाना, सुबह जाना चाहिए फ्रेश होने तो वो दोपहर में जा रहा है, कभी रात में जा रहा है, उस समय वो रोक ले रहा है और बाद में फिर अपना स्टूल पास कर रहा है, तो वो फिर बीमारियां उत्पन्न करता है। अब त्रिसूत्र के अंदर रीजंस देख लिए। अब लक्षण, सिम्टम्स, यानी लिंग सूत्र की बात करेंगे। लिंग सूत्र के अंदर 2 विभाग हैं, इसके अंदर भी, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक के अंदर क्या है, शारीरिक के अंदर वही है जिसके बारे में हम पिछली कई वीडियोस में बातें करते आए हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये जो 3 चीजें हैं ये सारी लक्षणों के अंदर दिखाई देती हैं। मान लीजिए जो हेतु सूत्र में हमने 3 देखे, काल, इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इनके गड़बड़ होने से रोग होगा तो क्या बिगड़ेगा, इनमें से बिगड़ेगा वात, पित्त या कफ, या तीनों बिगड़ सकते हैं या कोई 2 बिगड़ सकते हैं, तो ये लक्षण के तौर पर दिखेंगे।
पित्त बिगड़ेगा तो गर्मी के लक्षण दिखेंगे, कफ बिगड़ेगा तो सर्दी के लक्षण दिखेंगे, वायु बिगड़ेगी तो दर्द इत्यादि की समस्याएं दिखेंगी। ये होता है लिंग सूत्र। फिर ऐसे ही मानसिक तौर पे बात करें, लिंग सूत्र के दो विभाग हैं। एक है शारीरिक जिसमें वात पित्त कफ आता है, और फिर आता है मानसिक जिसमें रजस और तमस। सत्वों को इसमें नहीं लिया जाता, सात्विक एक अच्छा गुण माना जाता है जिससे बीमारियां नहीं होती। राजसी गुण यानी कि बहुत ज्यादा राजसी प्रभाव रखना, जैसे ठाट बाट, एसी के अंदर रहना और बैठे बिठाए खाना, मतलब बिल्कुल राजा की तरह, तो उससे भी रोग होते हैं। आप हलन चलन नहीं करेंगे, हाथ पांव मिले आपको, आप एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बढ़ जाएगा। राजसी ऊपर से भोजन करेंगे, खूब मीठे मीठे पकवान, तेल घी इत्यादि में पके हुए, तो इसे कहते हैं मानसिक गुणों के अंदर आता है राजसी गुण। तो ये राजसी गुण के कारण भी रोग होता है, तामसिक गुण के कारण भी रोग होता है। तामसिक में मांसाहार, क्रूरता, जो आप मन से ये सब चीजें करते हैं उसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है तामसिक गुण से उत्पन्न हुआ रोग। तीसरे की बात करेंगे हम द्रव्य सूत्र यानी कि औषध सूत्र भी जिसे कहा जाता है। पहला रीजंस देख लिए, किन किन कारणों से बीमारियां होती हैं, काल, इंद्रियां, ये सब। फिर हमने लक्षण देख लिए, शारीरिक, मानसिक, वात पित्त कफ या रजस तमस। अब द्रव्य सूत्र की बात करेंगे जिसमें औषधियां आती। इसके भी 3 विभाग हैं। उसके अंदर सबसे पहला आता है दोष का शमन करने वाली, यानी दोष को दबाने वाली, दोष को शांत करने वाली। ऐसी औषधियां जो भी आपको रोग में वात पित्त कफ बढ़ गया उसमें, या कोई पित्त बढ़ गया, तो पित्त को दबाने वाली, पित्त का शमन करने वाली जो औषधि है वो कहलाएगी शमन औषधि। फिर उसके बाद आता है दोष का कोपन करने वाली, यानी प्रकोप को बढ़ाने वाली, उसको और उभार देने वाली। तो मान लीजिए पित्त की गड़बड़ है और आपने ही पित्त बढ़ाने वाली औषधि ले ली, तो वो आपके पित्त को और ज़्यादा बढ़ा देगा या समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और तीसरी होती है स्वास्थ्य के लिए हितकर। आपको कोई समस्या नहीं है वात पित्त कफ की या फिर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप ऐसी औषधि या रसायन ले सकते हैं जो कि आपको भविष्य में भी कोई बीमारियां नहीं होने देगा, वात पित्त कफ तीनों को सम रखेगा। तो ये होती हैं स्वास्थ्य के लिए हितकर औषधियां। ऐसे तो आयुर्वेद में उपचार के 2 माध्यम होते हैं, एक शमन और शोधन। शमन तो जब किया जाता है, शमन का अर्थात होता है दबाना, जब रोग अभी थोड़े बहुत ही बड़े हों, उपद्रव बहुत ज़्यादा ना हो, लक्षण बहुत ज़्यादा ना दिख रहे हों। मान लीजिए वात पड़ा है तो बहुत अभी कम बढ़ा है और अभी समस्या देना शुरू ही किया है, शुरुआत हुई है, ओपनिंग सेरेमनी हुई है अभी, वहीं उसको पकड़ के दबा लिया जाए तो उसे शमन कहा जाता है। ऐसी औषधियाँ दी जाए कि वो वहीं उसको दबा दे, शांत कर दे। एक होता है लक्षण बहुत ज़्यादा दिख जाए, दोष बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाए, हमने लापरवाही कर दी, बीमारी थोड़ी सी थी, उसको नहीं चेक किया, देखा, उसको नहीं सॉल्व किया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई, दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर उसका करना पड़ता है संशोधन, यानी उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसको दोषों को शरीर से निकालना पड़ता है। अब वहाँ दबाने से काम नहीं चलेगा, ना वो दबने वाले, उनका उपद्रव हो चुका है, तो उसमें पंचकर्म इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से शमन और शोधन दो प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। जब दोष बहुत कम हो तो शमन कर दिया जाता है, उसे दबा दिया जाता है। दोष बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको शोधन कर दिया जाता है, उसको शरीर से अनुलोमन यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत जिसे कहा जाता है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र यानी कि कारण, लक्षण और समाधान। इस प्रकार से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आगे हम बात करेंगे वात पित्त कफ और पंच महाभूतों के बारे में, यानी कि 5 एलिमेंट्स, जो कि प्रकृति ही आयुर्वेद का सिद्धांत है। प्रकृति से ही देख के ये शरीर बना है, जैसा कि पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ठीक इसी प्रकार से इन प्रकृति में ही जो 5 एलिमेंट होते हैं, उन्हीं से हमारे शरीर का कुछ रेशियो में वात पित्त कफ बनते हुए निर्माण हुआ है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसी प्रकार के आयुर्वेद के ज्ञान को समझने और जानने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, आयुर्वेद का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए इस चैनल को देखते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर नमस्ते।